गठिया के लक्षण क्या है? आम आदमी कैसे पता लगे कि उसको गठिया हो रहा है, गठिया हो सकता है, गठिया होने की संभावना है? ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन यदि आप ठीक से दवाई लें तो दवाई की मात्रा भले ही कम हो जा सकती है, लेकिन यूजुअली हम लोग उस दवाई को नहीं बंद करना चाहते हैं, घटा देना चाहते हैं, उसकी डोज को एडजस्ट करना चाहते हैं। और इसमें बहुत आजकल अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हाँ जी, एक बीमारी होती है एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस भी कहते हैं। तो यंग मेल्स में ये ज़्यादा होती है, उसकी वजह से इन लोगों को सुबह उठने पर लोअर बैक पेन होता है। एक्सरसाइज जो है इसमें यदि कोई करता है ठीक से तो उसको कभी कभार तो दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और यदि ज़रूरत भी पड़ती है तो बहुत कम मात्रा में। किस तरह की जांच से स्पष्ट हो जाता है कि ये गठिया है या जोड़ों के दर्द की कोई बीमारी है? क्या बढ़ जाता है शरीर में, क्या कम हो जाता है? लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप बिना डॉक्टर के इजाज़त के यूँ टेस्ट ना कराएं। यदि डॉक्टर समझते हैं कि हाँ, और रूमेटोलॉजिस्ट समझते हैं कि इनको रूमेटो आर्थराइटिस हो सकता है, तो रूमेटो आर्थराइटिस से संबंधित टेस्ट कराएं। जो लड़के लड़कियाँ कम उम्र के, खास करके कीबोर्ड में बैठे हुए हैं या मोबाइल फ़ोन दोनों उंगलियों से चला रहे हैं, दोनों हाथ से चला रहे हैं, तो उनको तो ओवर यूज़ की वजह से, ऑकवर्ड मोमेंट की वजह से उनको बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में वो अनसेफ हो जाती हैं, और उसमें बच्चा नहीं ठहरने का या बच्चे में डिफॉर्मिटी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। बीमारी जिनको पेरेंट्स को गठिया है, क्या उनके बच्चों को गठिया होना 100% तय है, या उसमें ज़रूरी नहीं कि गठिया होगा? कि भाई किसी को बुखार है तो भाई क्रोसिन दे दिया, किसी को जोड़ों में दर्द है तो पेन किलर दे दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर दे दिया, फिर वो लोग स्टेरॉयड भी बिना सोचे समझे दे देते हैं। तो ये सब सारी दवाइयाँ जो है बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। यदि मान लीजिए पेशेंट को बिना सोचे समझे वो स्टेरॉयड खा लेता है तो उसके तो अनगिनत कॉम्प्लिकेशंस हैं। आज ही मैं एक पेशेंट को देख रहा थोड़ी देर पहले, जिसको पता ही नहीं था कि उसको स्टेरॉयड चल भी रही है, वो मोटी हुई जा रही है, उसका शुगर लेवल बढ़ गया, उसको और तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन हो गई, और उनको तो अब लगता है कि दोनों घुटना और दोनों हिप जॉइंट ही रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी को टाइफाइड हुआ तो आपने क्रोसिन दे दिया तो बुखार तो उतर सकता है, नहीं भी उतर सकता है, लेकिन जब तक टाइफाइड का इलाज नहीं करोगे तब कैसे पेशेंट ठीक होगा? उसको कॉम्प्लिकेशंस होगी, तो आप पेन किलर खाते रह जाएंगे, और पेन किलर आप यदि खाते रह जाओ तो उसमें किडनी डैमेज हो जाएगा, लिवर डैमेज हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा पेट में, खून की उल्टी शुरू हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रजीत अग्रवाल। डॉक्टर इंद्रजीत अग्रवाल जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट हैं, वात रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर इंद्रजीत यादव का अपना सफरनामा, क्योंकि हम पारस हॉस्पिटल में इनसे मिले थे और अब इस समय ये है मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में रूमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो पहले अपना परिचय डॉक्टर साहब पूरा का पूरा हमारे दर्शकों को दे दीजिए, आपका पता लगे कि आपकी क्या विशेषज्ञता है, लोगों को पता लगे। इन्होंने यादव मुझे बना दिया, मैं इंद्रजीत अग्रवाल हूँ। हाँ। और मैं डॉक्टर इंद्रजीत अग्रवाल जी। अच्छा, तो मैंने जो ये हमारे इंडिया के कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है उसमें मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ 25 साल तक था, और वहाँ पर ही मैंने रोमेटोलॉजी की ट्रेनिंग ली, वहाँ पे ही मैं सीनियर डॉक्टर बना। और फिर जब मैं बहुत साल के बाद फिर इंडिया लौटा तो फिर मैंने पारस हॉस्पिटल में वहाँ पर का एचओडी था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, तो वहाँ पर मैं अपनी सेवाएं दी, करीब करीब 7-8 साल तो ज़रूर था वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चूँकि गुड़गांव में, दिल्ली में इतनी ट्रैफिक की समस्या है, तो घर के बगल में किसी हॉस्पिटल में मैं काम करना चाहता था। तो ये हमारे घर से बहुत नज़दीक है, ये बड़ा ग्रुप हॉस्पिटल है कॉल मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल। इसके पूरे इंडिया में कम से कम 10-12 ब्रांचेज़ हैं डिफरेंट सिटीज़ में, और इसके में मैं क्लिनिकल डायरेक्टर हूँ रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जिसके लिए मैं सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और हमें उनको देखने का मौका मिलता है, और उनको सारी जो भी मैं कर सकता हूँ उन लोगों के लिए मैं करने की कोशिश करता हूँ।
मानव जीवन में मानव स्वास्थ्य के सामने नाना तरह की चुनौतियां आ रही है। मेडिकल साइंस अलग अलग तरह से इनकी रिसर्च करता है, बीमारियों की खोज करता है और बीमारियों के उपचार की खोज करता है। और इस तरह साथ साथ चलती है दोनों चीज़ें, रिसर्च भी साथ साथ चलती है और उसके बाद में इलाज जो मिलता है हमको। सब जानते हैं कि आज चिकित्सा विज्ञान की तरक्की की बदौलत ही मानव की जो औसत आयु थी वो बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी कई बीमारियों के चैलेंज हैं। जो इनकी विशेषज्ञता है वह जोड़ों के दर्द, जिनको बोलते हैं गठिया बोलते हैं, उसके मामले में है। तो आज हम जो बात करेंगे उस बातचीत के केंद्र में जोड़ों के दर्द रहेंगे विशेष रूप से, और उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर इंद्रजीत अग्रवाल ने हमको समय दिया, एनजेपी हरियाणा को समय दिया, इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सीधा सीधा हम बात विषय पर आते हैं, जोड़ों का दर्द। आज इसी पर चर्चा करते हैं। एक आम समस्या है, हम अखबार भरे रहते हैं जोड़ों के दर्द का, वो इलाज कराइए, बहुत सारे नीम हकीम भी इसमें आ गए हैं, बहुत सारे स्टीरॉयड भी देते हैं। जोड़ों का दर्द आखिर है क्या? क्योंकि कम शब्दों में आपको बताना है कि इंटरव्यू की भी एक सीमा होती है, तो जोड़ों के दर्द को लेकर के जो ज़्यादा सजग कर सकें आप विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर के, तो आप हमारे दर्शकों को सजग कीजिए। धन्यवाद। देखिए, गठिया की बीमारी बहुत आम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गठिया का रोग खास करके घुटने में, हिप जॉइंट में, कूल्हे में, गर्दन में, लोअर बैक में, ये बहुत ही कॉमन है। इसका जैसे जैसे लोग काफ़ी दिन तक हमारी लॉन्जेविटी या आयु बढ़ती है, तो वेयर एंड टेयर, जिसमें कि घिस जाता है घुटना, कार्टिलेज की डेप्थ की कमी हो जाती है, गैप की कमी हो जाती है, ये सब के कारण होता है मुख्यतः। लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी तरह की और भी गठिया होती है, जो कि बहुत सारे बच्चों में भी, कम उम्र के अवस्था में भी, लड़कियों को, लोगों को, यंग मैन को, सबको हो सकती है। और उसमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारियां यदि आप ठीक से न इलाज कराएंगे तो फिर उसमें आपको घातक परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक साथ साथ सबसे जरूरी है लक्षण जानना। जो गठिया जो आप बोल रहे हैं, गठिया के लक्षण क्या है? आम आदमी कैसे पता लगे कि उसको गठिया हो रहा है, गठिया हो सकता है, गठिया होने की संभावना है? ये आपका बड़ा सही सवाल है। देखिए, मैंने आपको इसीलिए शुरू में ही कहा कि ये दो तरह के से हम लोग ये डिवाइड करें। पहला जो था मैंने बताया एज रिलेटेड, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरी जो है जिसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रयत्नशील रहते हैं उसको ट्रीट करना, क्योंकि यदि नहीं उसका उपचार सही वक्त पे करेंगे तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये जनरली इस तरह से प्रेजेंट करता है कि कम उम्र में किसी को जोड़ों का दर्द हो गया, साथ में सूजन हो गई, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जकड़न अकड़न हो रही है, या सुबह उठ करके हल्का बुखार लग रहा है, कमजोरी आ रही है, इस तरह की लक्षण मुख्यतः होती हैं। तो छोटे जोड़ों में भी हो सकती है, बड़े आप जोड़ों हाथ में। से ही समझा करके जोड़ों का दर्द कहाँ, कुछ ऐसे तो बता सकते देखिए, हैं? सुबह सुबह में मतलब कि जैसे आम हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमारे हाथ की मुट्ठी हम बंद नहीं कर पाएंगे, या हाथ में ऐसा दर्द है कि हम कोई भी चीज़ क्या, जैसे टूथपेस्ट ही खोलना है या टूथपेस्ट को दबाना है, वो नहीं दबा पाएंगे। तो और साथ में इतनी जोड़ हो रही है, जोड़ों में तकलीफ़ हो रही है कि आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की पहले शुरू होती है समस्या हाथों के जोड़ से रिलेटेड। और फिर उसका आप उसको ठीक से देखो, उसको इन्वेस्टिगेट करो, उसको फिर जैसा ज़रूरी है उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है। जी जी। तो गठिया की समस्या को लेकर के, जैसे कोई उम्र का एक जो है, बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में, पुरुषों में, किस आयु वर्ग में यह बीमारी ज़्यादा होती है? और सबसे ज़्यादा ये भी बताइए कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होती है या पुरुषों में ज़्यादा होती है जो? देखिए, ये जो बीमारियां हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के वजह से होती है, तो वो तो डेफिनेटली महिलाओं में ज़्यादा होती है। पुरुषों में भी होती है लेकिन अक्सर महिलाओं में ही होती है। जहाँ तक एक दो ऐसी बीमारी है जो कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें मेल मेंबर्स में ज़्यादा होता है, लेकिन जितनी सारी अदर डिजीज़ेज़ हैं जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, या एसएलई की बीमारी है, या शोगरन्स सिंड्रोम कहते हैं वो है, या और भी बहुत तरह तरह की और भी बीमारियां हैं, मसल डिसऑर्डर्स हैं, वास्कुलाइटिस है, सब में फीमेल पेशेंट में ज़्यादा ये देखा जाता है।
आयु सीमा जो है वो कोई बार नहीं है। ये बहुत कम उम्र के बच्चों में भी देखने को मिलता है, महिलाओं में भी, पुरुष में भी। तो ये जनरली हम लोग देखते हैं कि कम उम्र में थोड़ा कम होता है। जनरली इसकी जो पीक होती है 2-3 बार होती है, एक तो टीनेजर में, फिर बाद में यंग एडल्ट लाइफ में, और फिर आफ्टर से 50-60 ईयर्स में। ये 3 पीक्स हम लोग उसको देखते हैं। 50-60 के बाद में पीक कभी खत्म भी होता है कि फिर जीवन भर परेशान करता है? ये सब बीमारी ऑटो इम्यून है। इसका मतलब ये है कि ये अपने ही खुद अपने ऊपर अटैक करता है ये बीमारी। तो ये जब बीमारी लगती है तो बहुत कम, लेस देन 5% लोगों को ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, नहीं तो अधिकतर लोगों को ये बीमारी ज़िंदगी भर चलती है। और इसीलिए दवाइयों के सहारे ही उन लोगों को फिर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन यदि आप ठीक से दवाई लें तो दवाई की मात्रा भले ही कम हो जा सकती है, लेकिन यूजुअली हम लोग उस दवाई को नहीं बंद करना चाहते हैं, घटा देना चाहते हैं, उसकी डोज़ को एडजस्ट करना चाहते हैं। और इसमें बहुत आजकल अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम कई देखते हैं सुबह-सुबह व्यायाम करने आते हैं, हम जिस पार्क में जाते हैं, तो जैसे कोई झुकता है, कमर से उसको पूरा झुका नहीं जाता, पंजे तक हाथ नहीं पहुंचते उसको, कमर एकदम जैसे जकड़ी हुई होती है। तो रीढ़ की हड्डी को लेकर के भी कोई इस तरह के संकेत मिलते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज की आप बात कर रहे हैं उसमें जो हाँ जी, एक बीमारी होती है एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस भी कहते हैं। तो यंग मेल्स में ये ज़्यादा होती है। उसकी वजह से इन लोगों को सुबह उठने पर लोअर बैक पेन होता है, स्टिफनेस होता है, इतना दर्द होता है कि कभी-कभार तो ये तरह के मरीज अपने आप को खड़ा करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। बेड में टर्न करना भी इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां तो होती हैं डेफ़िनेटली, लेकिन ये हम लोगों को यदि कोई बोलता है कि सुबह में पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है, तो इस बीमारी का संकेत है। उस बीमारी के लिए क्या नाम बताया? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। इसका हिंदी में तो कोई अनुवाद है नहीं, लेकिन नहीं, ठीक है, मैं अंग्रेजी में ही, लेकिन इसका जिन युवाओं को इस तरह की बीमारी है उनका लाइफस्टाइल किस तरह का हो, कैसे वो अपनी ज़िंदगी जिए और कैसे सहज तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं? देखिए, इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जैसा आपने मुझे सवाल पूछा कि एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज जो है इसमें यदि कोई करता है ठीक से, तो उसको कभी कभार तो दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और यदि ज़रूरत भी पड़ती है तो बहुत कम मात्रा में। अब एक्सरसाइज के लिए लोग जागरूक नहीं होते, लेकिन जागरूक रहें तो ये उसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। एक्सरसाइज भी बहुत तरह तरह की होती है, लेकिन उसका तो हमारे पास उतना डिटेल्स में समझाने का वक्त नहीं है हमारे पास में। लेकिन ये बीमारी यदि एक्सरसाइज, खान-पान, रहन-सहन, एक्सरसाइज ठीक से चले तो इसकी प्रॉब्लम कम होगी, इसमें दवाइयाँ भी कम ज़रूरत होगी, और पेशेंट बहुत कम दवाइयों के सहारे ही बहुत हद तक सही रहेगा। जी। इस तरह की कौन-कौन सी जांच होती है कि जो आम कॉमन मैन आराम से जाकर के डॉक्टर की राय से करा सकता है, जिनसे पता लग जाता है कि किस तरह की खून की जांच या जो भी आप एडवाइस करना चाहें, किस तरह की जांच से स्पष्ट हो जाता है कि ये गठिया है या जोड़ों के दर्द की कोई बीमारी है, क्या बढ़ जाता है शरीर में, क्या कम हो जाता है? देखिए, जहाँ तक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो वेयर एंड टेयर या एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, उसका कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ एक्सरे से पता चलता है कि हाँ भाई गैप कम होगी। लेकिन जहाँ तक ऑटोइम्यून डिजीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, इस तरह की बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, वो डेफिनेटली उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसका रोल बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ईएसआर, सीआरपी कराते हैं, ये इन्फ्लेमेशन का टेस्ट है। फिर यदि हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, तो एक रूमेटॉइड फैक्टर एक टेस्ट होता है, वो कराते हैं। एंटी सीसीपी एक टेस्ट होता है, वो कराते हैं, और एक एंटी एमसीवी जो कि नई टेस्ट है, वो कराते हैं। ये यदि पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप बिना डॉक्टर की इजाज़त के यूँ टेस्ट ना कराएँ। यदि डॉक्टर समझते हैं कि हाँ, और रूमेटोलॉजिस्ट समझते हैं कि इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से संबंधित टेस्ट कराएँ। यदि वो सोचते हैं कि एसएलई की किसी को बीमारी है, तो एसएलई से संबंधित ब्लड टेस्ट कराएँ। यदि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो एक टेस्ट होती है HLA B27 की, तो वो कराएँ। फिर जो हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारी टेस्ट कराते हैं, जैसे
ख़ास तौर पे एक्स-रे, एमआरआई, तो उससे भी बहुत हद तक हम लोगों को सपोर्ट मिलता है डायग्नोसिस में, जी और फिर हम लोगों को ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे करना है, तभी हम लोग उसका रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। जी। डॉक्टर इंद्रजीत, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कंधे में दर्द रहता है। डॉक्टर कभी शायद स्पॉन्डिलोलिटिस, मैं पूरा तो नहीं जानता शब्द, जो कंधे में दर्द का इलाज एक्सरसाइज से बताते हैं, और वो कंधे में दर्द अब कॉमन होता जा रहा है। आप बताएंगे क्या उसके पीछे की क्या वजह हो सकती? देखिए, यदि गर्दन का दर्द या शोल्डर पेन है ना, तो वो डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। तो यदि इस तरह से किसी को ये हो रहा है, तो उनको डायबिटीज़ का, शुगर का टेस्ट डेफ़िनेटली कराना चाहिए। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, बहुत सारे लोग रेगुलर अपना एक्सरसाइज़ नहीं करते, और एक्सरसाइज़ करने का किसी को पता नहीं टाइम नहीं मिलता, या उन लोगों का लाइफ़स्टाइल ऐसा है। लेकिन जो भी हो, तो एक्सरसाइज़ नहीं करना एक प्रॉब्लम है। तो तीसरी चीज़ जो है वो है कि ये बहुत तरह-तरह की उसमें स्ट्रक्चर होती हैं शोल्डर में, और कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लेम्ड हो सकता है, उसमें आर्थराइटिस हो सकती है, कभी-कभी सूजन हो सकती है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ों की वजह से पेन हो सकता है। शोल्डर में यदि पेन होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो जो हमारी लिमिटेशंस हो जाएँगी शोल्डर मूवमेंट में, और उसकी वजह से फिर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगा, पेनफुल मूवमेंट हो जाएगा। अब राइट हैंडेड हैं, तो राइट हैंडेड होने की वजह से फिर आपका हैंड फंक्शन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, है ना? जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे यूथ जो है आजकल, सब आप जानते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे व्यस्त रहते हैं। क्या लैपटॉप, कंप्यूटर का अत्यधिक इस्तेमाल भी जोड़ों के दर्द को या इस तरह की कोई समस्या बढ़ा रहा है? हाँ, डेफ़िनेटली, यदि ऐसा है कि यदि जो लड़के-लड़कियाँ कम उम्र के ख़ास करके कीबोर्ड में बैठे हुए हैं, या मोबाइल फ़ोन दोनों उँगलियों से चला रहे हैं, दोनों हाथ से चला रहे हैं, तो उनको तो ओवर यूज़ की वजह से, ऑकवर्ड मूवमेंट की वजह से उनको बहुत सारी समस्याएँ खड़ी हो सकती है। लेकिन इसमें यदि बहुत ज़्यादा हालत नहीं ख़राब है, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स का, तो फिर वो रिवर्सिबल है। तो उसमें अपने आप को थोड़ा सँभाल करके काम करें, काम करना तो है ही, लेकिन उसको ओवर यूज़ ना करें, और रेस्ट ले ले करके करें, तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। जी। डॉक्टर साहब, एक युवतियों को लेकर के आपसे पहले एक बार चर्चा हुई थी, आप कोई गाइडलाइन दे रहे थे कि किस तरह की उनको सावधानी रखनी चाहिए जिनको जॉइंट पेन है या किसी भी तरह का पेन है, जोड़ों में सूजन नजर आती है सुबह उठने पर, या शरीर जकड़ा रहता है, ऐसा जो जिनमें इस तरह के लक्षण हो, उस तरह की युवतियों को वैवाहिक रूप से क्या सलाह देंगे आप? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि जो फीमेल्स हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, तो वो यदि अपने प्रेगनेंसी के बारे में सोचती हैं, तो उन लोगों को डॉक्टर से डेफ़िनेटली सलाह-मशविरा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में वो अनसेफ़ हो जाती हैं, और उसमें बच्चा नहीं ठहरने का या बच्चे में डिफ़ॉर्मिटी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को वो अपने डॉक्टर से सलाह-मशविरा करें, और बहुत सारी दवाइयाँ दी जा सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और ढेर सारी दवाइयाँ नहीं दी जा सकती हैं। तो जो दवाइयाँ दी जा सकती हैं, उसको तो यूज़ कर मतलब सकते डॉक्टर की राय लेकर के ही करें जो भी कुछ करें? हैं। एब्सोल्युटली ज़रूरी है कि डॉक्टर से राय लेना। जी, जी। अब बात करते हैं अनुवांशिक की, जो है ये बीमारी, जिनको पेरेंट्स को गठिया है, क्या उनके बच्चों को गठिया होना 100% तय है, या उसमें जरूरी नहीं कि गठिया होगा? देखिए, कुछ बीमारियाँ तो जेनेटिक्स होती हैं, जैसे HLA-B27 जो है वो जेनेटिक टेस्ट है, और बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं किसी फैमिली में यदि ज़्यादा है, तो उसका इंसिडेंस उस फैमिली में डेफ़िनेटली ज़्यादा होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक पेशेंट जो खुद फिज़ियोथेरेपिस्ट है, मेरठ से आया था दिखाने के लिए, तो उसकी मदर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके सिम्पटम्स बड़े क्लासिकल हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। लेकिन उनकी ब्लड रिपोर्ट्स में अभी भी कोई ख़ास उसका नहीं है इम्पैक्ट। लेकिन क्या है कि ज़्यादा चांसेस है कि इनको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, लेकिन ऑफ़ कोर्स अभी हम लोग उसको प्रूव नहीं कर सकते। इवन हम लोग यदि एमआरआई भी कराएँ, जी। अल्ट्रासोनोग्राफ़ी भी कराएँ, ब्लड टेस्ट भी कराएँ, लेकिन कभी-कभार हम लोग इस तरह का देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग, पेरेंट्स में है या ब्रदर सिस्टर्स में है,
तो और उन लोगों को सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन ये प्री क्लिनिकल स्टेज जो कहते हैं बीमारी का, वो बहुत दिनों तक चल सकता है और फिर उसको हो सकता है कि अपने आप पे जो ऑटोइम्यून डिजीज़ ही है, तो कभी-कभार अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि फिर ये बढ़े और तब फिर उसका ट्रीटमेंट हो। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी एक आपने जिक्र किया HLA-B27 का, वो क्या है, किस तरह की जांच है और उसके बारे में क्या है? जिनके पॉजिटिव है इस तरह का, उस तरह के पेशेंट्स में किस किस तरह की समस्याएं आ सकती है? देखिए, HLA-B27 एक सीधी भाषा में ब्लड टेस्ट है। ये ब्लड टेस्ट एक जीन का टेस्ट है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है मेडिकल साइंस में HLA-B27। यदि ये पॉजिटिव होती है तो इसमें पेशेंट को कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सबको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो ही जाए, लेकिन यदि मरीज को सुबह में बैक पेन होता है, स्टिफनेस रहता है, अकड़ापन रहता है और उनको फैमिली हिस्ट्री है, तो इसको मान के ही चलना चाहिए कि HLA-B27 रिलेटेड बीमारी है। इसमें आँखों में भी सूजन हो सकती है, नी में भी सूजन हो सकती है, एंकल जॉइंट में भी सूजन हो सकती है और इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर जिसको सोरियासिस कहते हैं या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो कि है कोलाइटिस, वो सब हम लोगों का ये साथ में हो सकता है। अब यदि ये चीज़ होती है ब्लड टेस्ट में तो फिर उसका जो है वो अपने पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों को हो जाए, लेकिन डेफ़िनेटली वो ज़्यादा इंसिडेंस होता है। जी जी। कमर एकदम मुड़ जाती है, लोग झुकते आ जाते हैं, उसका भी HLA-B27 पॉजिटिव से है रिलेशन? हाँ, ये जो इसमें जो HLA-B27 एसोसिएटेड डिज़ीज़ में ये जो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें पूरा जो स्पाइन है ख़ास करके, वो आपस में एक दूसरे से बुरी तरीके से जुड़ जाता है सीमेंट और कंक्रीट की तरह। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि वो पेशेंट अपना गर्दन बहुत हिला नहीं सकता एक तरफ से या दूसरी तरफ। अपने जो स्पाइन का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो इसका मतलब है कि वो झुक नहीं पाता, बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाता है और पेन, स्टिफनेस ये सब तो होती ही होती है। तो क्या चिकित्सा विज्ञान कहाँ तक पहुंचा है? वो आदमी अगर मान लीजिए झुकने से पहले उसको पता लग जाता है कि HLA-B27 पॉजिटिव है और उसको जो पीठ की जो आप बीमारी बता रहे हैं एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो आप बता रहे हैं, उस तरह की बीमारी है उनको, तो वो सही से अपना जीवन जी सके, इस तरह की चिकित्सा विज्ञान में अब खोज हो चुकी है, वो आराम से पूरी उम्र दर्द रहित निकाल सकता है? इसका तो एग्जाम्पल मैंने आज ही देखा क्योंकि मैं कहीं पर मैं काम करवा रहा था, तो एक जो बिजली मिस्त्री आया था तो बेचारा बहुत पेन में था और देख के ही लग रहा था कि उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो मैंने उससे पूछ ही दिया कि भाई आपको ये बीमारी है क्या? उसने बोला हाँ। तो बोला अभी कैसे है बीमारी आपकी? तो बहुत पेन में हूँ सर, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, 10-12 दिन के बाद आया हूँ और वो भी मैं किसी हेल्पर के साथ काम करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर आइए HLA-B27 इस सब का भी, और फिर वो ला कर के दिखाया और फिर मैंने उनको कुछ अच्छी दवाइयाँ जो कि आजकल बायोलॉजिक्स कहते हैं वो हमने दी। और आज वो 4-5-6 दिन के बाद आया था फिर से रिव्यू के लिए और वो बोला कि सर मैं इतने सालों में पहली बार इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ और जब से इंजेक्शन लगी है उसके बाद से मैं लगातार जो है खुद काम पे जा रहा हूँ। मैंने पेन किलर कुछ नहीं लिया है। मेरी जो विज़न में प्रॉब्लम थी वो भी 90% सही हो गई है। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा कि चलो फिर ये जो इंजेक्शन्स हैं वो 14 दिन में लगते हैं, तो अभी 7 दिन हुए थे टू बी प्रिसाइज़, और 7 दिन के बाद आइए, लेकिन आप अपना एक्सरसाइज़ जारी रखें। तो इस तरह के आजकल जो हमारे पास उपलब्ध हैं जो दवाइयाँ, उससे पेशेंट का बहुत कुछ सिम्पटम्स जो है वो हम लोग ठीक कर सकते हैं और पेशेंट 90% 80% ठीक हो जाता है। तो तरह-तरह की दवाइयाँ हैं आजकल और सब दवाइयाँ इंडिया में मिलती हैं, तो इसीलिए ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ नहीं मिलेगी, और वो भी बहुत चीपर प्राइस में मिलती है बाहर के मुकाबले। डॉक्टर इंद्रजीत, एक बड़ा सवाल ये है कि लोग पेन किलर दुकान पर गए, जोड़ों में दर्द की दवाई ली, मन मर्जी से पेन किलर खाते हैं। ऐसे मरीजों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? और मन मर्जी से दवाई खा रहे हैं, वो अपने लिए क्या खतरा मोल ले रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही हमारे कंट्री में एक बड़ा एक सीवियर इशू है इसका, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि छोटे-छोटे कस्बों में, देहात में, छोटी-छोटी जगह में
जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिकल डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पे जो लोग प्रोवाइड करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उनके पास ही लोग जाते हैं। और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि भाई किसी को बुखार है तो भाई क्रोसिन दे दिया, किसी को जोड़ों में दर्द है तो पेन किलर दे दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर दे दिया। फिर वो लोग स्टेरॉइड भी बिना सोचे समझे दे देते हैं। तो ये सब सारी दवाइयाँ जो है बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। यदि मान लीजिए पेशेंट को बिना सोचे समझे वो स्टेरॉइड खा लेता है, तो उसके तो अनगिनत कॉम्प्लिकेशंस हैं। आज ही मैं एक पेशेंट को देख रहा थोड़ी देर पहले, जिसको पता ही नहीं था कि उसको स्टेरॉइड चल भी रही है, वो मोटी हुई जा रही है, उसका शुगर लेवल बढ़ गया, उसको और तरह-तरह की कॉम्प्लिकेशन हो गई, और उनको तो अब लगता है कि दोनों घुटना और दोनों हिप जॉइंट ही रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो उसका मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनको पेन था। ये मतलब ज़्यादा नुकसान जो है, स्टीरॉयड मनमाने तरीके से खाएं तो घुटने भी खराब होंगे, हिप जॉइंट भी खराब होंगे। स्टेरॉइड से ऐसे ख़राब नहीं होता है, लेकिन उसमें स्टेरॉइड की जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, या शुगर की बीमारी हो जाना, ओबेसिटी हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, कैटरैक्ट हो जाना, मतलब मैं तो इतना कहता हूँ कि ढेरों सारे अनगिनत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं स्टेरॉइड की वजह से। तो एक तो आपको बीमारी थी जो ठीक नहीं हुई, और उसके ऊपर से आपने ज़बरदस्ती इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन जो बीमारी की दवाइयों का आपने मोल ले लिया। उसी तरह से हमारी पेन किलर्स हैं जो कि बहुत आपको जैसे मान लीजिए किसी को टाइफाइड हुआ तो आपने क्रोसिन दे दिया तो बुखार तो उतर सकता है, नहीं भी उतर सकता है। लेकिन जब तक टाइफाइड का इलाज नहीं करोगे तब कैसे पेशेंट ठीक होगा, उसको कॉम्प्लिकेशंस होगी। उसी तरह से गठिया में यदि आपसे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है तो वो पेन किलर है, लेकिन वो आप जब तक गठिया का इलाज सही ढंग से नहीं करेंगे तो आप पेन किलर खाते रह जाएंगे। और पेन किलर आप यदि खाते रह जाओ तो उसमें किडनी डैमेज हो जाएगा, लिवर डैमेज हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा पेट में, खून की उल्टी शुरू हो जाएगी, और भी एकदम एक तरीके से उसका फेटल और प्रॉब्लम, बहुत भारी नुकसान। बहुत भारी नुकसान। डॉक्टर इंद्रजीत अग्रवाल, सिरसा डेरा सच्चा सौदा, वहाँ पर जो अस्पताल है, हम धार्मिक मान्यता से बिल्कुल अलग हट करके बात कर रहे हैं। वहाँ के जो गरीब पेशेंट्स हैं उनकी चिंता करने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए, उनके साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, ताकि उनके पैसे खर्च नहीं हो, उन्हें दिल्ली तक नहीं आना पड़े। महीने में 2 दिन सिरसा जाते हैं डेरा सच्चा सौदा आश्रम में। तो वहाँ के बारे में बताएंगे, वहाँ कैसे क्या जाना हो रहा है? मैं तो 1-2 लाइन में बताना चाहूँगी। देखिए, हम लोग कहीं भी अच्छा काम होता है और ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम होता है, तो मैं उसमें हमेशा इच्छुक होता हूँ कि मैं क्या ज़रिया बन जाऊँ उसके साथ में, क्योंकि मैंने सरकारी व्यवस्था में ही पढ़ाई-लिखाई की है। तो यदि पढ़ाई-लिखाई मेरी सरकारी व्यवस्था में हुई है, तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं क्या कुछ लौटा सकूँ अपने कंट्री को। तो मैं तो एक डॉक्टर हूँ, तो मैं तो और कुछ नहीं कर सकता कि भई गरीब लोगों को ही देख सकता हूँ। तो मैं अपना महीने में 1 बार करके मैं जाता हूँ, वहाँ करीब-करीब 150 मरीज़ देख लेता हूँ, और वो मैं चार्ज नहीं करता अपने तरफ से, मैं अपने ही किसी तरीके से वहाँ जाता हूँ। वहाँ पे 1 दिन रह कर के मैं सारे लोगों को देख कर के जितना भी हो सकता है मैं वहाँ सस्ते से सस्ता उपचार कर देता हूँ मरीज़ों का, और वहाँ मैं फ़ीस नहीं लेता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस कंट्री ने मुझे इतना मौका दिया है पढ़ने का बहुत नॉमिनल फ़ीस में, तो ये मेरा कर्तव्य भी बनता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी भी है इस चीज़ को आगे बढ़ाते रखना क्या। धन्यवाद डॉक्टर इंद्रजीत। थैंक यू जी। आपने डॉक्टर इंद्रजीत अग्रवाल को सुना। रूमेटोलॉजी से संबंधित बहुत सारी कीमती बातें आपको बताई है, खुद के बारे में भी जानकारी दी है। जो मानवता का भाव है डॉक्टर साहब के अंदर है। मानवता के भाव के नाते ही हम इनके पास आज इनका दूसरा साक्षात्कार है। पहले हमने कई साल पहले तब साक्षात्कार किया था जब ये पारस हॉस्पिटल में थे। अब डॉक्टर साहब मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में हैं, गुरुग्राम के में। आज हमने यहाँ पर ही इनका गुरुग्राम में पहुँच करके साक्षात्कार लिया है। आपने समय दिया, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंद्रजीत। थैंक यू, धन्यवाद।